हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण गौतम। स्वागत है आपका अभिजात क्लासेज में। आज का जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो कैंसर है। कैंसर डिजीज आप लोगों ने सबने सुनी है, बहुत ही डेंजरस डिजीज है और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है, असंक्रामक रोग है। कौन सा रोग है? असंक्रामक रोग है, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है, असंक्रामक रोग है। क्या होता है नॉन इन्फेक्टियस? ऐसी डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में नहीं जाती, संक्रमित व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में जो रोग नहीं फैलता, उस रोग को हम बोलते हैं असंक्रामक रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? असंक्रामक रोग बोलते हैं। क्लियर? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर। भारत में इसकी स्थिति काफी भयानक है, काफी डेंजरस है। एवरी ईयर लगभग 10 लाख लोग इस रोग की चपेट में आते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे। कैंसर जो है, जैसे ही नाम दिमाग में आता है तो एक बात तो आ जाती है कि ये वो डिजीज है जिसमें ट्यूमर होता है। क्या होता है? उसमें ट्यूमर बनता है। तो ये ट्यूमर क्यों बनता है? कैंसर की वास्तव में यदि अपन देखें तो क्या पहचान है, क्या उसके लक्षण है, उसका डायग्नोस कैसे किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हम आज कैंसर की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कि कैंसर को समझे कैसे, तो हम कहेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या है? सेल है, कोशिका है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो कोशिका है वो एकदम कंट्रोल होकर, एकदम नियंत्रण में डिवीजन करती है, अपना विभाजन करती है। सपोज ये सेल्स है, सेल्स जब आपस में एक ग्रुप बना लेती है तो उसे टिश्यू कहते हैं। ये इनका न्यूक्लियस है। यदि ये नियंत्रित होकर यदि डिवीजन करती है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि ये अनकंट्रोल हो जाए, इनमें जो डिवीजन है वो कंट्रोल में ना हो, तो फिर फॉर्मेशन होता है किसका? ट्यूमर का। जिसे हम अपनी सामान्य भाषा में तो गांठ बोलते हैं और वैसे अपन इसको क्या बोलते हैं? अर्बुद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्बुद बोलते हैं। तो हम कह रहे हैं कि कैंसर में होता क्या है कि जो सेल्स है उनमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, अर्थात उनमें अनियंत्रित विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अनियंत्रित विभाजन होता है। और इसी विभाजन के फलस्वरूप फॉर्मेशन होता है किसका? ट्यूमर का। तो पहली बात यह कि सभी व्यक्ति में तो कैंसर होता नहीं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें कैंसर होता है। तो जब कोशिकाएं कंट्रोल होकर डिवीजन कर रही है तो फिर ये अनकंट्रोल कैसे हुई, तो इसी के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। हमारी बॉडी में जो जनरल सेल्स हैं उनमें एक विशिष्ट या अपन ये बोल सकते हैं कि उनमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है या उनका एक स्पेसिफिक गुण होता है, विशिष्ट गुण होता है। वो गुण है संस्पर्श संदमन। समझना इसको ना, हिंदी का वर्ड है, इसको अपन बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। क्या मतलब हुआ इस कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। 4 फ्रेंड है। कितने फ्रेंड है? 4। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी सबसे आगे है, पढ़ने में भी वो बहुत आगे हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करने में भी वो बहुत अच्छे हैं। यानी उनमें जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी उनमें क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन सपोज करो जैसे ये 1 2 3 और ये 4, वो 4 फ्रेंड हो गए। ठीक है, ये जो एक फ्रेंड है, 1 नंबर वाला, ये 1 नंबर वाला फ्रेंड है। सपोज करो ये रॉन्ग वे में जाना स्टार्ट कर दे, ये गलत दिशा में जाना क्या कर दे? स्टार्ट कर दे। तो ये जो 3 फ्रेंड है, दूसरा नंबर वाला, तीसरा नंबर वाला और चौथा नंबर वाला,
इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो पहले नंबर वाला फ्रेंड है इसको वो गलत दिशा में ना जाने दे। गलत दिशा का मतलब समझ गए, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करना, पढ़ने में फिर से कमजोर होना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी ध्यान नहीं देना, ड्रग्स और अल्कोहल का वो सेवन करना स्टार्ट कर दे, ऐसी कंडीशन कई बार पैदा होती है। तो इन तीनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको किसको, एक नंबर वाले को समझाए और उसे कहे कि नहीं ये जो आप कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये तीनों इसको कब समझाएंगे, जब ये क्या रहेंगे, इसके संस्पर्श, ये इसके किस में रहेंगे, कांटेक्ट में, और इसमें पैदा होने वाली जो बैड हैबिट है उसका क्या कर देंगे, संदमन कर देंगे, उसका दमन कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, दबा देंगे। सेम जो ये मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए हैं वो यहां लागू होता है कि ये सेल्स है। सपोज करो ये वाली सेल्स ये सोचे, मन में विचार करे कि मैं अनकंट्रोल डिवीजन करूंगी, मैं तो अनियंत्रित विभाजन करूंगी, तो 1 2 3 ये जो बाकी की सेल्स जो इसके कांटेक्ट में है ये क्या करेगी, इसको ऐसा कार्य नहीं करने देगी, इसे रोकेगी। इसी गुण को हम बोलते हैं संस्पर्श संदमन या कांटेक्ट इनहिबिशन। शायद क्लियर हुआ। क्लियर यहां पर क्या करना है कि हमारी कोशिकाएं ग्रुप बना के रखती है, एक कोशिका से कोई ना कोई दूसरी कोशिका अटैचमेंट में रहती है, और उन दूसरी कोशिकाओं में ये विशिष्टता पाई जाती है कि यदि उनकी साथ वाली कोई कोशिका अनियंत्रित विभाजन करना स्टार्ट कर दे तो उनका दायित्व बनता है कि वो उस कोशिका को क्या करें, रोके, कि भाई आपको क्या नहीं करना, अनियंत्रित विभाजन नहीं करना। हुआ यहां तक क्लियर? तो ये जो गुण पाया जाता है, संस्पर्श संदमन का जो गुण पाया जाता है, ये सामान्य कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? सामान्य। तो फिर एक क्वेश्चन क्या आता है कि सर सभी कोशिकाओं में जब ये गुण पाया जाता है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कोशिका ने अनियंत्रित विभाजन किया और किसका फॉर्मेशन कर दिया, ट्यूमर का निर्माण कर दिया? तो देखो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बाहरी कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, जिनकी प्रभाविता ज्यादा हो जाती है। सुना होगा कि अच्छाई के ऊपर बुराई का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। वो अलग बात है कि एक ऐसा समय आता है कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है, जीत हमेशा सत्य की होती है, लेकिन एक बार जो वो बुराई है वो हावी हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो और जो अच्छाइयां हैं वो दबना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो कैंसर सेल होती है, कैंसर सेल कौन सी सेल बनती है? जनरल सेल ही एक दिन कौन सी सेल बनेगी? कैंसर सेल। कैंसर सेल का यहां क्या मीन है? कैंसर सेल का मीन यहां वो है कि ऐसी कोशिका जिसने अनकंट्रोल्ड डिवीजन किया वो अब कौन सी सेल कहलाएगी? कैंसर सेल कहलाएगी। तो अपन क्या कहेंगे कि जनरल सेल में तो ये प्रॉपर्टीज पाई जाती थी, संस्पर्श संदमन या कांटेक्ट इनहिबिशन पाया जाता था, तो फिर इसमें ऐसा क्या हुआ कि वो किसके अंदर चेंज हो गई? वो कैंसर सेल में चेंज हो गई। तो अपन क्या कह रहे हैं कि कुछ बाहरी कारक होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं, जिनकी वजह से जनरल सेल्स में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, अनियंत्रित विभाजन करना स्टार्ट कर देती है, और वो किस में परिवर्तित हो जाती है? कैंसर सेल में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो कैंसर सेल का विशिष्ट गुण क्या है? ये नियोप्लास्टिक सेल कहलाती है। कौन सी सेल कहलाती है? नियोप्लास्टिक सेल। इनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है प्रोलिफिकेशन की, प्रचुरोद भवन की, यानी बहुत तेज गति से ये अपने अंदर क्या करती है? डिवीजन करती है, एक गुच्छा सा बना लेती है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। तो जनरल जो सेल्स बताई थी उसमें जो गुण पाया जाता था वो तो कौन सा था? कांटेक्ट इनहिबिशन का। और कैंसर सेल में पाया जाता है प्रोलिफिकेशन का। प्रोलिफिकेशन के अंदर अपन बोलेंगे कि वो जल्दी जल्दी डिवाइड होती है, और इनके जो सेल्स होती है फिर वो क्या कहलाती है? नियोप्लास्टिक क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। अब आगे अपन बात करेंगे कि वो कौन से कोजेस हैं, वो कौन से कारक हैं ऐसे जिनकी वजह से जो जनरल है सेल वो किस में? कैंसर सेल में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। कॉजेस ऑफ कैंसर। तो कैंसर के जो कारण हैं उनमें मोस्टली पहला फैक्टर आता है फिजिकली फैक्टर, भौतिक कारक। दूसरे नंबर पे आता है केमिकल फैक्टर, रासायनिक कारक।
और तीसरे नंबर पे आता है बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारक। तो अपन उनकी बात करते हैं। नंबर 1, फिजिकल फैक्टर या भौतिक कारक। नाम से ही पता चल रहा है जिसमें न तो कोई रसायन हो न उसमें कोई सजीव हो, इसमें जो भी पदार्थ होंगे वो कौन से पदार्थ होंगे? निर्जीव पदार्थ होंगे। कौन से पदार्थ होंगे? निर्जीव पदार्थ। तो निर्जीव पदार्थ कौन से? जैसे अपन बात करते हैं J&K की, जम्मू एंड कश्मीर में, वहां ठंड अत्यधिक पड़ती है। ठंड से बचने के लिए वहां के लोग कांगरी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कांगरी का। जैसे सिकड़ी आती है उस टाइप का वो एक बना के रखते हैं, अपने बॉडी के साथ अटैच रखते हैं उसको, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या नहीं होता? लो नहीं होता। लगभग 37 डिग्री जो कांस्टेंट होता है बॉडी का टेम्परेचर, वो रेगुलर रहे, वो नियमित बना रहे। तो वो कांगरी का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इस कांगरी की वजह से ही कई बार जनरल जो सेल है, सामान्य जो कोशिका है, वो किस में चेंज हो जाती है? कैंसर सेल में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, केमिकल फैक्टर, रासायनिक कारक। तो रासायनिक कारक कौन से हैं? सामान्यतः अपन जब बात करते हैं तो कैफीन वगैरह हुआ, जो निकोटीन हुआ टोबैको में है, यानी वो लोग जो धूम्रपान करते हैं, क्या करते हैं? जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें सामान्य कोशिका किस में चेंज हो जाती है? कैंसर कोशिका में चेंज हो जाती है। इसके अलावा और कौन से केमिकल फैक्टर? एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, जो फीमेल में पाया जाता है, यह भी एक प्रकार का केमिकल है। यदि इसकी कंसंट्रेशन भी आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो फिर क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो भी क्या हो जाता है? इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर भी क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। सिगरेट, सिगार, कैफीन, ये वो रासायनिक पदार्थ हैं जिनकी वजह से सामान्य कोशिका किस में परिवर्तित हो जाती है? कैंसर सेल्स में परिवर्तित हो जाती है। और नंबर 3 है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारक। कौन सा कारक? जैविक कारक। यहां पर कोई ना कोई जीव आएगा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होगा और उसके बाद जनरल सेल्स को कैंसर सेल्स में चेंज करने के लिए प्रेरित करेगा। तो वो कौन से हैं जैविक कारक? उन जैविक कारकों में एक तो नाम आता है इंजेस्टिन वायरस का। कौन से वायरस का? इंजेस्टिन वायरस का। याद रखना, बायोलॉजिकल फैक्टर में पहले नंबर पे आता है इंजेस्टिन बार वायरस। एक विषाणु है जो क्या काम करता है? ये जनरल सेल्स को, कौन सी सेल्स को? जनरल सेल्स को किस में चेंज कर देता है? कैंसर सेल में चेंज कर देता है। कौन सी सेल में चेंज करेगा? कैंसर सेल में। उसके बाद में एक विषाणु है SV40, ये काफी इंपॉर्टेंट है। SV40 वाला कई बार पूछते हैं कि एक ऐसे विषाणु का नाम बताइए जो क्या करता है? वो जनरल सेल्स को किस में चेंज कर देता है? कैंसर सेल्स में चेंज कर देता है, और उसका नाम क्या है? SV40। क्या नाम है उसका? SV40। उसके अलावा एक है हर्पिस सिंप्लेक्स। हर्पिस सिंप्लेक्स, ये भी एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। ये तीनों आप लोगों को मैंने कौन से फैक्टर बता दिए? बायोलॉजिकल फैक्टर बता दिए। आप लोगों को मैं बता रहा हूं कोजेस, कारण बता रहा हूं कि जिनकी वजह से कैंसर होता है, जिनकी वजह से सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो ये 3 तो है मेन कारण। फिर उसके अलावा कुछ और कारक भी है, उन कारकों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। आयनकारी विकिरणें जो होती है, एक्सरे हुई, गामा रे हुई, ये जो विकिरणें हैं, जो व्यक्ति इनके प्रभाव में ज्यादा रहता है, यानी ऐसी जगह पर काम करता है, डायग्नोस्टिक सेंटर मान लो, जहां वो बार बार में इन रेज के टच में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति में संभावना बढ़ जाती है कि उसकी सामान्य कोशिकाएं कौन सी कोशिकाओं में चेंज हो जाए? कैंसर कोशिकाओं में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। अब उसके अलावा कुछ और भी हैं, वो आप लोगों को बताता हूं। एक प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या है? ये प्रोटो ऑन्कोजीन, हम ये कहते हैं कि मनुष्य की जो कोशिका है
उस कोशिका में कुछ विशिष्ट प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीन, और वो जीन कई बार म्यूटेशन के द्वारा, उत्परिवर्तन के द्वारा या ज्यादा एक्टिव होकर वो भी क्या उत्पन्न कर देते हैं, कैंसर उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से भी व्यक्ति में क्या हो जाती है, कैंसर हो जाते हैं। ऐसे जीनों को कौन सा जीन कहते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। जीन समझ में आ गया, ये ऑन्को शब्द कहां से आया, तो ऑन्को शब्द ये साइंस की ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम कैंसर के लक्षण, उसके निदान और उसके उपचार का अध्ययन करते हैं। उस विज्ञान की शाखा को हम कौन सी लॉजी बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऑन्कोलॉजी किसे कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि कैंसर क्या है। तो कैंसर के बारे में हमने बताया कि जो जनरल सेल है वो कैंसर सेल में परिवर्तित हो जाती है। कैसे होती है परिवर्तित, जब उसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, अनियंत्रित विभाजन होता है। तो किसका निर्माण हो जाता है, कैंसर का। तो अनियंत्रित विभाजन के फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होना, ट्यूमर का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कॉजेज ऑफ कैंसर, कॉजेज ऑफ कैंसर, कि कैंसर किसकी वजह से होता है। तो कैंसर होता है जिन वजह से, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और उन कारकों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं कार्सिनोजन। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। एक क्वेश्चन यहां पर भी आता है, कार्सिनोजन, कि वे कारक जिनकी वजह से कैंसर होता है क्या कहलाते हैं। कई बार पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जामों में कि कार्सिनोजन। तो यहां पर यदि 4 कोई ऑप्शन आते हैं तो याद रखना कि कैंसर को पैदा करने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्सिनोजन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ट्यूमर हो रही है, कैंसर का मतलब ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ट्यूमर का होना, किसका होना, ट्यूमर का होना, तो उसे हम कैंसर कहते हैं। तो ट्यूमर भी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, कि ट्यूमर कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। बिनाइन ट्यूमर और नंबर 2 मैलिग्नेंट ट्यूमर। सुदम अर्बुद और दुर्धर्म अर्बुद, दुर्धर्म अर्बुद। देखो नाम से पता चल रहा है, सुदम जिसका आसानी से ट्रीटमेंट हो सके, दुर्धर्म जिसका क्या संभव ना हो, इलाज संभव ना हो सामान्यतः, जब अपन स्टार्टिंग में न पहचाने तो, है ना। स्टार्टिंग में यदि पहचानिए तो उसका इलाज संभव है। यदि अपन थोड़ा सा लेट हुए तो सपोज यदि थोड़ा सा भी लेट होंगे हम, तो ये मान लो कि आप अपनी जिंदगी को गवा दिए, आप बच नहीं सकते। अब यदि ट्रीटमेंट हो भी गया तो 1-2 साल बाद में वापस से क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा और मृत्यु निश्चित है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि लगभग 1 मिलियन, लगभग 10 लाख व्यक्ति जो है हर साल कौन से रोग की वजह से खत्म हो जाते हैं, कैंसर रोग की वजह से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब अपन बात करेंगे इन दोनों ट्यूमर्स के बारे में, और सबसे पहले नंबर पे जो ट्यूमर आती है वो है बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो सामान्यतः नॉर्मल किसी भी व्यक्ति को हो जाती है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यूट्रस में से गांठ निकाली, स्टमक में से गांठ निकाली, यानी आमाशय में से गांठ निकाली, या कई बार रसोली टाइप की अपने बॉडी पर कई स्ट्रक्चर बन जाती है, फूली हुई संरचना बन जाती है। तो डरने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं होता कि हर ट्यूमर कैंसर हो। तो अपन कैसे इसको डिफाइन करें कि कौन सा ट्यूमर कैंसर है, कौन सा ट्यूमर कैंसर नहीं है। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर की, तो इसके बारे में बस ये दिमाग में रखना कि ये वो ट्यूमर है जिससे हमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती, हानि नहीं होती। ये जिस स्थान पर पैदा होती है, यानी जो इसका उद्गम स्थल होता है, ये वहीं तक क्या रहती है, सीमित रहती है। सीमित का मतलब सपोज करो मेरे हाथ पे यहां ट्यूमर हुई ट्यूमर, महीना भर हो गया, 2 महीने हो गया, लेकिन वो यहीं पर है, दर्द भी नहीं कर रही, कोई पेन नहीं हो रहा मुझे, तो वो ट्यूमर कौन सा ट्यूमर कहलाती है, बिनाइन ट्यूमर कहलाती है। यानी मुझे यहां हुई थी, वो यहीं पर रहेगी, वो ये जगह छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। हो सकता है कि वो जब ज्यादा ग्रोथ कर जाए यहां पर, तो आसपास के एरिया में थोड़ा बहुत पेन हो, बाकी का ये बोला जाता है कि बिनाइन ट्यूमर
कभी भी व्यक्ति को दर्द नहीं देती, वो एक स्थान पर ही क्या रहती है, सीमित, या फिर अपन नॉर्मली बोल सकते हैं कि ऐसी ट्यूमर जो अपने उद्गम स्थल तक ही सीमित रहती है, शरीर के अन्य स्थानों पर नहीं फैलती, ऐसी ट्यूमर कौन सी ट्यूमर कहलाती है, सुदम ट्यूमर कहलाती है। अब जो दूसरी ट्यूमर है वो दूसरी ट्यूमर है कौन सी ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर या कौन सी ट्यूमर, दुर्धर्म अर्बुद। ये भयानक वाली ट्यूमर है, ये है वास्तव में कैंसर वाली ट्यूमर। ये क्या करती है, इसमें देखो एक विशिष्ट गुण पाया जाता है जो इसका सबसे भयानक गुण माना जाता है, मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस याद रखना इस चीज को, क्वेश्चन बनता है यहां पर कि मेटास्टेटिस किसे कहते हैं। तो इसका देखना, पहले जो ट्यूमर बताई थी बिनाइन ट्यूमर, वो एक ही जगह पर क्या थी, स्थिर थी, वो अपने स्थान को नहीं छोड़ रही थी। लेकिन ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है जिसमें कौन सा गुण बताया है, मेटास्टेटिस का, इसकी प्रॉपर्टी सुनना, ये एक तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करती है, लगातार अनियंत्रित क्या करती है, विभाजन। सपोज करो ये एक ट्यूमर है जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे, तो ये अपने चारों तरफ बहुत सारी कोशिकाओं का क्या कर लेती है, जमावड़ा कर लेती है, इकट्ठा हो गई। अब जब इतनी कोशिका बनी है तो इनको एक्टिव रहने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है। तो कहां से प्राप्त हो इनको पोषण, तो ये आसपास की जो सामान्य कोशिका है, कौन सी कोशिका, सामान्य कोशिका, उन सामान्य कोशिकाओं से क्या करेगी, पोषण प्राप्त कर लेगी। इन सब से वो क्या प्राप्त करेगी, पोषण, यानी इनका जो न्यूट्रिशन था उसको ये वाली जो ट्यूमर है, कौन सी ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वो छीन लेगी। छीन लिया, छीनने से क्या होगा, इनके पास न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। क्या हो जाएगी, इनकी मृत्यु। जब कोशिकाओं की लगातार मृत्यु होती जाएगी तो व्यक्ति का जो वेट है वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम। व्यक्ति का वेट एक साथ कम होना ही कैंसर का सबसे मुख्य लक्षण है। कोई पूछे कि किसी व्यक्ति का वेट 70 kg था और 2 महीने बाद में पता चला कि बिना किसी हार्ड वर्क किए उसका वेट 65 हो गया या 60 हो गया, तो डॉक्टर ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि उस व्यक्ति को क्या हो, कैंसर हो। तो पहली चीज तो ये कि मैलिग्नेंट ट्यूमर आसपास की कोशिकाओं से उनका पोषण प्राप्त कर लेती है, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये जो गुण बता रहा हूं मैं, ये गुण क्या है वो सुन लो। ये जो कोशिकाएं हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की है, ये यहां से उतरेगी, ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी और वहां जाकर वापस से अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट करेगी और किसका फॉर्मेशन कर लेगी, ट्यूमर का। पहले एक ट्यूमर थी, फिर कितनी ट्यूमर हो गई, 2। ये भी आसपास की कोशिकाओं से क्या प्राप्त कर लेगी, पोषण प्राप्त कर लेगी। यहां से वापस रक्त से उतर के बॉडी के किसी और ऑर्गन में चली जाएगी, वहां पर भी जाने के बाद भी किसका निर्माण कर लेगी, ट्यूमर का निर्माण कर लेगी। मैलिग्नेंट ट्यूमर का यही गुण क्या कहलाता है, मेटास्टेटिस कहलाता है। कि कोई पूछे कि मेटास्टेटिस क्या है, तो याद रखना कि मैलिग्नेंट ट्यूमर की कोशिकाएं अपने मूल स्थान से उतरकर ब्लड के द्वारा बॉडी के अदर पार्ट में जाती है या कोई दूसरे स्थान पर जाती है और वहां जाने के बाद वापस से ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देती है। यही इसका सबसे भयानक गुण है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेटिस कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को 2 प्रकार की ट्यूमर बताई है, बिनाइन ट्यूमर और दूसरी कौन सी ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब हम बात करते हैं लक्षण की, जो इसी साल एड किया है आरबीएससी में। एनसीईआरटी में लक्षण नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैंसर के क्या क्या लक्षण हैं। नंबर 1, लगातार कब्ज रहना, लूज मोशन या दस्त लगना। नंबर 2, अपच की शिकायत रहना, खाना नहीं पचना। नंबर 3, शरीर में किसी स्थान पर क्या होना, फोड़ा होना। नंबर 4, फोड़े का ठीक नहीं होना और लगातार किसी तरल पदार्थ का वहां से क्या होना, रिसाव होना। बॉडी में जगह जगह पर क्या बनना, ट्यूमर बनना, स्पेशली ब्रेस्ट में, स्तन ग्रंथियों में सबसे ज्यादा बनती है ये। तो ये जो नॉर्मल से जो लक्षण है, इसके अलावा व्यक्ति के वजन में, वेट में लगातार क्या होना, गिरावट होना। ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जो किसके बारे में इंगित करते हैं कि हो सकता है कि उस व्यक्ति को क्या हो, कैंसर हो। क्या हो, उस व्यक्ति को कैंसर हो। इसके अलावा कुछ और, लगातार कफ की शिकायत रहना,
व्यक्ति को चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लगातार सुबह दोपहर शाम को क्या निकलना, कफ निकलना, ये सारे के सारे लक्षण हैं किसके लक्षण हैं, कैंसर के। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जनरल जो सेल्स है वो कैंसर सेल्स में क्यों चेंज होती है, उसके कोजेस क्या थे। हम लोगों ने कार्सिनोजन पढ़े हैं, फैक्टर पढ़े हैं, जिसमें मैंने एक्सरे, गामा रे के बारे में बताया है, फिजिकली फैक्टर, केमिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर तीनों बताए हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि टाइप्स ऑफ ट्यूमर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। और उसके बाद में आप लोगों को कैंसर के मैंने क्या बताए हैं, लक्षण बताए हैं कि हो सकता है कि इन लक्षणों के आधार पर हम किसकी पहचान कर सके, कैंसर की क्या कर सके, पहचान कर सके। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर। पहले बात की थी टाइप्स ऑफ ट्यूमर की और अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर की कि टाइप्स ऑफ कैंसर में क्या है। सबसे पहले नंबर पे है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कैंसर क्या है? 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं ह्यूमन में। सबसे पहले नंबर पे आता है एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक, फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बाद में आते हैं मसल्स टिश्यू, पेशी ऊतक, और चौथे नंबर पे आते हैं नर्व टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। तो जो एपिथेलियम टिश्यू है वो बॉडी के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं? तो एपिथेलियम टिश्यू एक तो बॉडी का जो सबसे बाहर का आवरण है, एपिडर्मिस जिसको अपन बोलते हैं, बाहर सबसे बाहर की तरफ जो पाया जाता है वो एपिथेलियम टिश्यू होता है। दूसरा, शरीर की जो भी खोखली संरचना है, जैसे फेलोपियन ट्यूब बताई थी आप लोगों को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, हमारा जो स्टमक है उसके अंदर की जो लेयर है। तो अपन ये कहेंगे कि या जो भी हमारी जो वेन्स है, जो भी हमारी आर्टरीज हैं, उनके सब के अंदर जो भी शरीर का खोखला भाग है या चाहे एलिमेंट्री के ना ले लो, उनके अंदर की साइड में जो लेयर पाई जाती है वो भी किसकी पाई जाती है? एपिथेलियम टिश्यू की पाई जाती है। तो ये जो कार्सिनोमा वाला है ये कहां होता है? तो कार्सिनोमा वाला है ये ज्यादातर उपकला ऊतकों में पाया जाता है। कौन से ऊतकों में पाया जाता है? उपकला ऊतकों में। और मुख्यतः ये शरीर के कौन से अंगों में होने वाला कैंसर है? आंतरिक अंगों में होने वाला कैंसर है। तो पहला कैंसर कंप्लीट, कौन सा? कार्सिनोमा। दूसरे नंबर पे सार्कोमा। कौन सा है? सार्कोमा। सार्कोमा ये भी कैंसर का ही प्रकार है। सार्कोमा कहां होता है? ये होता है कनेक्टिव टिश्यू में। किसमें होता है? कनेक्टिव टिश्यू में। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कैंसर होता है वो कौन से ऊतकों में होता है? संयोजी ऊतकों में होता है। कौन से ऊतकों में होगा ये वाला कैंसर? संयोजी ऊतकों में होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे बात करते हैं ओस्टियोमा। कौन सा कैंसर है? ओस्टियोमा। ओस्टियोमा ये वाला कैंसर भी बड़ा जटिल है। ये वाला जो कैंसर होता है ये होता है अस्थियों में। कहां होता है? हमारी जो बोन्स होती है, हमारी जो अस्थि होती है, अस्थियों में होने वाला कैंसर कौन सा कैंसर कहलाता है? ओस्टियोमा। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ना आप लोगों को, टाइप्स ऑफ कैंसर, ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के 12th में भी पुट अप हो सकते हैं। साथ में जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला या संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर क्या कहलाता है, उपकला ऊतकों में होने वाला कैंसर क्या कहलाता है, या अस्थियों में होने वाला कैंसर क्या कहलाता है। तो तीसरे नंबर का कैंसर कौन सा हुआ? ओस्टियोमा। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्लायोमा। कौन सा है कैंसर है चौथे नंबर का? ग्लायोमा। ग्लायोमा कैंसर ये कहां होता है? सामान्यतः ये हमारे नर्वस सिस्टम में होता है, तंत्रिका तंत्र में होता है। कौन से तंत्र में होता है? तंत्रिका तंत्र में। और जो हमारा ब्रेन है उस ब्रेन के कनेक्टिव टिश्यू में भी होता है। तो याद रखना, एक तो होता है ये कहां? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। किसमें होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। काफी कॉम्प्लेक्स वाला कैंसर है ये। और साथ में ही जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके किसमें होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू में, संयोजी ऊतकों में। किसमें होता है? संयोजी ऊतकों में। तो हमने 4 प्रकार की क्या पढ़ लिए? कैंसर पढ़ लिए। अब उसके बाद में लिम्फोमा। कौन सा है? लिम्फोमा। लिम्फोमा कैंसर नाम से पता चल रहा है जो लिम्फ में हो। लिम्फ नाम सुने? लिम्फोसाइट्स, लिम्फ नोड। ऐसा कैंसर जो है वो लिम्फ में या लसिका में होता है। किसमें होता है? लसिका में होता है। क्या है लिम्फोसाइट्स या लसिका?
ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो बाहर से आने वाले जो पैथोजन है, जो रोगजनक है, उनसे हमारी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो लिम्फ या लसिका गांठों में होने वाला जो कैंसर है, लिम्फ नोड में होने वाला जो कैंसर है, उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। और उसके बाद में एक मेलानोमा कैंसर। कौन सा कैंसर है, मेलानोमा कैंसर। ये रंजक युक्त तो होता है, शरीर पर चकते से हो जाते हैं, वो चारों तरफ क्या होते रहते हैं, फैलते रहते हैं। इसको अपन बोलते हैं मेलानोमा। क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले, रंजक युक्त कैंसर कौन सा है, क्या कहलाता है? तो रंजक युक्त कैंसर क्या कहलाता है, मेलानोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, मेलानोमा। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन थोड़े दिन पहले ही, साल 2 साल पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रंजक युक्त कैंसर क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, मेलानोमा कहलाता है। और लास्ट जो कैंसर है वो है फाइब्रोमा। कौन सा कैंसर है, फाइब्रोमा। फाइब्रोमा जो भी तंतुजन्य ऊतक हो, जिनमें फिलामेंट पाए जाते हों, उनमें पाए जाने वाला कैंसर कौन सा कैंसर कहलाता है, फाइब्रोमा क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। ठीक है, हुआ यहां तक। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे डायग्नोस की। किसके बारे में बात करेंगे, डायग्नोस की, कि किस प्रकार से हम डायग्नोस कर सकते हैं, किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को कैंसर है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति को डाउट होता है तो वो जाता है डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर बना है तो अच्छा नॉलेज होगा, सिम्टम्स देखेगा, लक्षण देखेगा, और लक्षण देखकर और वो जांच लिखेगा, डायग्नोस करने के लिए बोलेगा कि पता लगाना पड़ेगा, इसका निदान का पता लगाना पड़ेगा कि निदान कैसे। निदान का मतलब यहाँ इलाज से नहीं है, वो उपचार होता है, ट्रीटमेंट होता है। डायग्नोस का मतलब केवल और केवल ये है कि कैसे पता लगाया जाए। तो पता लगाने के लिए सामान्यतः बायोप्सी की जाती है। क्या की जाती है, बायोप्सी, जीवुती परीक्षा। जीवुती परीक्षा जिस भी स्थान पर डॉक्टर को संदेह होता है, डाउट होता है, यदि कोई ट्यूमर दिख रहा है, सपोज करो यहां शोल्डर पे कोई ट्यूमर हो गया, वो डॉक्टर को लगता है कि हो सकता है कि ये क्या हो, कैंसर हो, तो वो क्या करेगा, वो सजेस्ट करेगा बायोप्सी के लिए। तो बायोप्सी में क्या होता है, जो भी संदेह युक्त ट्यूमर है, जिस पर उनको डाउट है, उसका एक छोटा सा क्या लेंगे अपन, टुकड़ा लेंगे, उस टुकड़े को पतले पतले अनुच्छेदों में काटेंगे, पतले पतले अनुच्छेदों में काटेंगे, यानी पतले पतले स्लाइस काट लेंगे। स्लाइस काटने के बाद उनको अभिरंजित करेंगे, विशिष्ट प्रकार के रंग के द्वारा अभिरंजित करेंगे, और फिर उसका अध्ययन कर लेंगे। कौन से स्कोप के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा। कौन सा टेस्ट कहलाता है ये, बायोप्सी। इंपॉर्टेंट भी है। जीवुती परीक्षा क्या है, तो संदेह, जिस अपन कहेंगे कि जिस ट्यूमर पे भी संदेह होता है, उस ट्यूमर का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे पतले पतले अनुच्छेदों में काटा जाता है, और उसके पश्चात उसको अभिरंजित करके माइक्रोस्कोप के द्वारा उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। फिर बायोप्सी के बाद में बात आती है हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, इसी से रिलेटेड है ना। सपोज करो किसी व्यक्ति के ब्लड का कैंसर है। कौन सा कैंसर है, ब्लड का कैंसर है, जिसे ल्यूकेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमा। मैं वहां बताना भूल गया था, याद रखना। ब्लड कैंसर क्या कहलाता है, ल्यूकेमा। तो उसकी सेल्स काउंट की जाती है ब्लड में कि कितनी सेल्स हैं ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंटिंग की जाती है। तो ये जो ल्यूकेमा है या जो ब्लड कैंसर है, इसका पता लगाने के लिए ब्लड का या फिर व्यक्ति के बोन मेरो का टेस्ट किया जाता है। किसका टेस्ट किया जाता है, बोन मेरो का, अस्थि मज्जा का। कहां पाया जाता है ये, जो हमारी बोन्स होती है, हड्डियां होती है या अस्थियां होती है, उनके खोखले भाग में क्या पाया जाता है, बोन मेरो पाया जाता है। और इस बोन मेरो का टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को ब्लड कैंसर है या नहीं। तो 2 बातें बताई आप लोगों को जांच करने की। फिर उसके बाद यदि बॉडी के आंतरिक भाग में कैंसर हो, सपोज करो कि यहां वो ट्यूमर थी, तो उस ट्यूमर का तो छोटा सा टुकड़ा यहां से काट लिया। अब कोई डॉक्टर के पास जाए, बोले कि साहब स्टमक या पेट में मेरे लगातार दर्द रहता है, लगातार पेन रहता है, न खाना खा पाता हूँ ढंग से, न कुछ हो। अब यदि डॉक्टर को संदेह हो कि हो सकता है अंदर कोई अल्सर हो रखे हो सकता है कि वो अल्सर या जो घाव थे वो किसके हो सकते हैं, कैंसर के हो सकते हैं, तो अंदर से कोई टुकड़ा थोड़ी काट के बाहर लाएंगे। वो टुकड़े तो वहीं से काट सकते हैं, बायोप्सी तो वहीं से की जा सकती है, जो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे हो, बाह्य पार्ट पे हो।
तो बॉडी के आंतरिक भाग में कैंसर का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दो टेक्निक है, सीटी और एमआरआई, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसमें हम कौन सी रे का उपयोग करते हैं? एक्सरे का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर कौन सी विकिरणों का उपयोग करते हैं, तो कौन सी रे का उपयोग करते हैं? एक्सरे का। और दूसरा कौन सा है? मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। नाम कई बार सुना आप लोगों ने। इन दोनों के द्वारा बॉडी के इंटरनल जो पार्ट है उसमें होने वाले कैंसर का पता लगाया जाता है। इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है? इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है? एमआरआई, क्योंकि ये 3D रूप प्रदान करती है, ये 2D डायमेंशन, 2 डायमेंशन और ये 3 डायमेंशन वाला प्रदान करती है। इसमें क्या काम में ली जाती है? उच्च चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे। याद रखना, उच्च चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे काम में ली जाती है। क्लियर यहां तक कि हम लोगों ने डायग्नोस के बारे में पढ़ रहे हैं, टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैंसर का पता कैसे लगाया जाए, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनके बारे में ये पता लगा सके कि व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाए। और जब ट्रीटमेंट की बात आती है कि कैंसर का पता चल गया कि कैंसर है व्यक्ति को, तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उपचार कैसे किया जाए। तो एक बात ये दिमाग में बैठा लेना कि कैंसर का इलाज तभी संभव है जब अपन को इनिशियल स्टेज पर, प्रारंभिक अवस्था में ये पता चल जाए कि व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। यदि हम थोड़ा सा लेट होते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज बोलते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर काफी ज्यादा जटिलता आ जाती है उपचार के लिए। तो कैंसर का जो उपचार है वो 3 प्रकार से किया जाता है। सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। ठीक है, इन 3 उपचारों की ये एक क्लासिफिकेशन है, 3 प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है? सर्जरी। बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में ट्यूमर है, कोई बड़ा सा ट्यूमर है और ये कंफर्म हो चुका है कि वो कैंसर का ट्यूमर है, तो सबसे पहले डॉक्टर सर्जरी के द्वारा उस ट्यूमर को काटकर कहां निकाल देंगे? बाहर निकाल देंगे। सपोज करो ये बॉडी का कोई पार्ट है और बॉडी के पार्ट पे यहां ट्यूमर है। वो डॉक्टर ने क्या किया? इस वाले पार्ट को, इस ट्यूमर को काटकर कहां निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। लेकिन हमने इसका एक गुण पढ़ा था कैंसर का, मेटास्टेसिस का, कि वो एक स्थान से उतरकर कहां चली जाती है? दूसरे स्थान पर भी जा सकती है। तो सर्जरी से तो अकेले से इलाज संभव नहीं है। फिर उसके बाद में बारी आती है किसकी? रेडियोथेरेपी की। किसकी बारी आती है? रेडियोथेरेपी की। इस रेडियोथेरेपी में क्या होता है? रेडियोथेरेपी में विशिष्ट प्रकार की विकिरणें होती है और उन विकिरणों के द्वारा क्या किया जाता है? इस ट्यूमर का क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। विकिरणों के द्वारा इस ट्यूमर के आसपास का जो भी एरिया था उसको क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? जिस भाग पर ट्यूमर था वहां पर वो जो विकिरणें गिरती हैं उनको सेट करते हैं, क्योंकि वो आसपास के इलाकों में न जाए। क्योंकि आसपास के इलाकों पर विकिरणें वो पड़ती है तो वो और जो टिश्यू है और जो उत्तक है उनको क्या पहुंचाती है? हानि पहुंचाती है। इसलिए अपन उसको पहले क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं कि वो विकिरणें जो भी आके गिरेगी वो इसी पार्ट में आके गिरेगी जितने जितने भाग में डॉक्टर ने क्या देखा था? ट्यूमर देखा था। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है, 2 काम कर लिए, सर्जरी भी कर ली और फिर क्या कर ली? रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है? इसमें मेडिसिन दी जाती है। क्या दी जाती है? मेडिसिन दी जाती है, औषधि दी जाती है। हो सकता है कि कोई ट्यूमर उतरकर साइड में चला गया हो और वो वापस से क्या ना कर ले, कोई कोशिका उतर के ट्यूमर की साइड में चली गई और वो वापस से किसका फॉर्मेशन न कर ले? ट्यूमर का फॉर्मेशन न कर ले। इसलिए व्यक्ति को क्या दिया जाता है? कीमोथेरेपी दी जाती है। तो यदि कोई बात करे कि केवल इनमें से सिंगल में से की कैंसर का उपचार संभव है क्या? तो सिंगल से कैंसर का उपचार संभव नहीं है। इन तीनों टेक्निक्स का उपयोग करके ही हम किसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? कैंसर का क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं, अन्यथा कैंसर का उपचार संभव नहीं है। अब एक बात और कि कैंसर सेल्स जो हैं वो इनसे बचती फिरती है, सर्जरी से, रेडियोथेरेपी से और कीमोथेरेपी से। ऐसी स्थिति में
इंटरफेरोन दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरोन की उपयोगिता क्या है। तो ये इंटरफेरोन क्या करता है कि बॉडी में जो जगह जगह पर छिपी हुई है कैंसर सेल्स, उनको पहले खोजेगा और खोजने के बाद में उनको क्या करेगा, मारने का कार्य करेगा। यहां पर याद रखना, कीमोथेरेपी से साइड इफेक्ट होते हैं। एक तो होता है साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव, और एक होता है साइड इफेक्ट, अनुषंगी दुष्प्रभाव। अनुषंगी दुष्प्रभाव क्या है इनमें? बालों का झड़ना। किसका झड़ना? बालों का झड़ना, रिंकल्स पड़ना, त्वचा पर क्या पड़ना, झुर्रियां पड़ना। तो ये है इसके साइड इफेक्ट। तो आज हम लोगों ने कैंसर के बारे में पढ़ा। कैंसर क्या था? इन्फेक्टियस डिजीज थी, जो एक इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है उससे एक नॉर्मल पर्सन में नहीं फैलती। कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन कब? जब अपन उचित समय पर कैंसर का पता लगा लें और डॉक्टर से लगातार क्या करें, परामर्श लें। कैंसर के जो ट्यूमर हैं वो कितने प्रकार के पड़े थे? 2 प्रकार के। उनसे जो क्वेश्चन पुटअप होता है उनके बारे में भी आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद में कोजेस पढ़े थे कि क्या कारण है कि वो सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका में चेंज हो गई। तो कोजेस में मैंने आप लोगों को फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकल तीनों फैक्टर बता दिए। फिर उसके बाद में मैंने एक विशिष्ट प्रकार के जीन के बारे में भी बताया था। हाँ, वो जो विशिष्ट प्रकार का जीन था जिसको अपन लोग क्या बोल रहे थे, प्रोटो-ऑन्कोजीन, उसको सेल्यूलर जीन भी बोल सकते हैं, सेल्यूलर ऑन्कोजीन भी बोल सकते हैं। कोशिकीय अर्बुदजीनी, कोशिकीय अर्बुदजीन इसलिए क्योंकि कोशिका में पाया जाने वाला ही जीन है जो क्या करता है, कैंसर फैलाता है। फिर कोजेस के बाद में हम लोगों ने बात करी थी सिम्टम्स की, कि क्या लक्षण हैं जिनकी वजह से हम ये डिसाइड कर सकें कि कैंसर है या नहीं। डिसाइड तो नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हम डाउट तो कर सकते हैं। और यदि हमारा डाउट है किसी भी बात पर कि ये हमें लगता है कि ये डाउटफुल है, तो हम कहाँ जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे। और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर डायग्नोस करेगा। तो डायग्नोस के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि बायोप्सी किया जाता है, बोन मेरो टेस्ट किया जाता है ब्लड में होने वाले कैंसर के लिए, और बॉडी के इंटरनल पार्ट में होने वाले कैंसर के लिए हम लोगों ने सीटी और एमआरआई के बारे में बताया। सीटी में कौन सी विकिरणें काम में ली जाती है और एमआरआई में क्या उपयोग में लिया जाता है, वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो उनको भी एक बार अच्छे से देख लेना। और उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी कि ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे उनका क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। तो उपचार में मैंने आप लोगों को ये तीनों बातें बता दी। यदि इन तीनों को सम्मिलित रूप से, इन तीनों तकनीकों का एक साथ उपयोग करते हैं तो कैंसर का इलाज संभव है, अन्यथा कैंसर का इलाज संभव नहीं है। मैं डॉक्टर न्यू में ये नहीं कहता कि इलाज संभव नहीं है। प्राइमरी स्टेज पे यदि अपन तीनों में से कोई भी ट्रीटमेंट ले तो हो सकता है कि उपचार संभव हो, लेकिन सामान्यतः ये कहा जाता है कि इन तीनों का उपयोग करके ही हम किसको, कैंसर को हरा सकते हैं। तो कैंसर भयानक बीमारी जरूर है, लेकिन हमारे ज्ञान के अभाव में ही हम लोग इस दलदल में धकेले जाते हैं आगे। यदि शुरू से ही हमें लक्षणों के बारे में पता चल जाए और हम डॉक्टर के पास जाएं, तो हो सकता है कि ये जो रोग है, भयानक जो रोग है, इसका उपचार हो पाए। और मैंने कुछ कैंसर के टाइप्स बताए थे कि कौन कौन से कैंसर हैं जो मुख्य हैं, जो आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन कैंसर के बारे में बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो शेयर करें। ये जो मैंने टॉपिक बताया है ये केवल बायोलॉजी के स्टूडेंट ही नहीं, अदर जो भी हैं स्टूडेंट या कोई भी पर्सन हो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि बायोलॉजिकल टर्म्स में आप जाओ अंदर, लेकिन बहुत सारे मैंने बेसिक्स ऐसे बताए हैं इसके अंदर कि जिनको पहचान कर हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता ला सकते हैं और हम बच सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।